तो क्लास हम लोग आज देखेंगे पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो कुछ बेसिक टर्म्स है, उसके बाद फिर पैरेलल लाइन की डेफिनेशन, फिर ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगा और उसके जो टर्म होंगे उसको हम लोग आज समझते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि पैरेलल लाइन की बात यदि हम लोग करें तो पैरेलल लाइन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। टू लाइन कैन बी सेड पैरेलल, टू लाइन कैन बी सेड पैरेलल इफ दे हैव नॉट एनी कॉमन पॉइंट एट इनफाइनाइट। तो इसे हम ऐसे भी बोलेंगे। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ये जरूर बोलें टू लाइन कैन बी सेड पैरेलल इन अ प्लेन। ये प्लेन वर्ड जो है वो थोड़ा ऐड करना जरूरी है। तो बोलेंगे टू लाइन कैन बी सेड पैरेलल इन अ प्लेन इफ दे हैव नॉट एनी कॉमन पॉइंट, इफ दे हैव नॉट एनी कॉमन पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं जैसे कि L और ये M दो पैरेलल लाइन है, इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन N इंटरसेक्ट करता है। तो इस कंडीशन में हम लोग कुछ टर्म्स जो मिलते हैं हम लोगों के पास, उस टर्म्स को थोड़ा देखते हैं। ये एंगल क्रिएट हुए, जब ये इंटरसेक्ट करेगा तो ये कुछ एंगल बने हैं, इसके कुछ नाम हम दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये हम मान लेते हैं एंगल 1 और ये मान लेते हैं एंगल 2, दिस वन एंगल 3 एंड दिस वन इज एंगल 4। सो लाइक फिर से हम इसको मानेंगे एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8। तो हम यहाँ कहेंगे व्हेन टू पैरेलल लाइन intersected by transversal line, then first condition, if two parallel line intersected by transversal line, then condition 1 यानी terms क्या आ जाएंगे हमारे पास, corresponding angle are equal. What will we say? corresponding angle are equal, corresponding angles आर इक्वल। तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं क्या कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट होता है किसी ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हैं कौन कौन। तो जैसे एंगल 1 और एंगल 6, फिर एंगल 2 और एंगल 7, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 8। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हो गए। जैसे ये हो गया, फिर ये है, और हमें ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी कौन कौन सा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है, और ये भी याद रखना पड़ेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो वन एंगल हो गए 6 के, वन एंगल हो गए 6 के इक्वल, एंगल 6 के इक्वल, एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 7 के, एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 8 के, जस्ट लाइक एंगल 4 इक्वल हो गया एंगल 5 के। तो ऐसा तब होगा जब दो पैरेलल लाइन को किसी ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा इंटरसेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद पहला तो कंडीशन हम समझ गए कि जैसे ही इंटरसेक्ट करेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो 4 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमको मिल गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि अगर ऐसा होता है तो फिर यानी when parallel line intersected by a transversal line, then alternate interior angle are equal. So alternate interior angle are equal. ये अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कौन कौन। तो ऐसे आपको पता होगा, फर्स्ट हम लोग लिखते हैं एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 5 के, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 के। ये जो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल होगा, और वो है कौन कौन, इस पिक्चर में देख लीजिए, 2 और ये 5 और ये 3 और ये 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। आप 1 2 3 4 5 और 6 इस जगह पे कोई भी दूसरा नाम दे सकते हैं, और उसके अनुसार ये उस तरीके से बदल जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या
फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल, फिर हम लोग समझते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात कर ले, एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो हम लोग अगर ये देखें कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होता है, तो उसमें इसमें अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन है, जैसे इंटीरियर में 2 और 5 था, 3 एंड 6 था। आप देख लीजिए कि इंटीरियर मतलब अंदर का पार्ट ये हो गया, 2 और 5 अल्टरनेट है, तिरछा एंगल जो बना रहा है, ऐसे समझिए ना। अगर आप जेड बना दीजिए ऐसे, देखिए ये इस तरीके से, तो जेड जब बनाते हैं तो इस कॉर्नर और इस कॉर्नर का एंगल, हाँ फिर ऐसे बना दीजिए जेड अगर, तो ऐसे वाला, तो 3 और 6 का एंगल, तो ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक उसी तरीके से यदि आप अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करते हैं, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर में हम लोग देखते हैं क्या, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 8 का। क्यों, ये अल्टरनेट है यानी तिरछा एंगल है, ये जेड जैसा बन रहा था और ये बाहर था, इसलिए हमने इसको बोल दिया अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो एंगल 1 और एंगल 8 क्या होगा, इक्वल होगा। फिर उसके बाद एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 7 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 7 के। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि को इंटीरियर, यानी को इंटीरियर का सम 180 होना चाहिए। तो को इंटीरियर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन कौन सा को इंटीरियर हो सकता है। तो 2 + 6 इज 2 + 6 when you will add angle 2 and angle 6 then you will get 180 degree, यानी sum of को इंटीरियर एंगल will be 180 degree. So we can write here that angle 2 plus angle 6 is equal to 180 degree, and angle 3 plus angle 5 is equal to 100 also 80 degree, यानी ये भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कौन सा नाम था, तो एंगल 3 एंड एंगल 5, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ टर्म्स ऐसे भी है, ऐसे तो आपको पहले से पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, लेकिन इसमें हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे एंगल 2 एंड एंगल 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते किसको है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो कि आप पीछे चैप्टर में पढ़े होंगे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहें। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई एक लाइन है जो इंटरसेक्ट किया गया किसी दूसरे लाइन के द्वारा, ठीक है। तो जैसे हम आपको एक सही सा शेप बना करके तब फिर बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक लाइन है जो इंटरसेक्ट किया गया किसी दूसरे लाइन के द्वारा, ये इस तरीके से इंटरसेक्ट किया, इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, इसका कुछ नाम दे देते हैं जैसे कि L और ये M। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करते हैं, तो ये एंगल नाम इसका भी दे देते हैं ना, एंगल 1, और ये मान लो एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, व्हेन two line intersect each other then angle form opposite to the point of intersection. When two line intersect each other then angle form opposite to the point of intersection. Just like you can see angle 1 is equal to angle 2, ये हो गया vertically opposite angle। इसे हम शॉर्टकट में VOA लिख दिया है मैंने, vertically opposite angle। फिर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल अगेन। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात होती है। अगर आपने ये बेसिक टर्म्स सब अगर अच्छे समझ लिया है तो आपको सुविधा होगी समझने में इस चैप्टर को, और इसके क्वेश्चन तो आसानी से बन ही जाएंगे। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और एक क्वेश्चन को लेकर के इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके पास दे दिया कि इन द फिगर, जस्ट आई एम ड्राइंग अ फिगर, तब आप अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि क्वेश्चन का क्या रहा है।
ठीक है। तो इन द फिगर यहाँ देख लीजिए, तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि L पैरेलल M, L पैरेलल M ऐसा दे दिया है, ठीक है। एंड एंगल 1 इज़ 55 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम इसे ये देख ले कि ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है। मान लीजिए कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और एग्जाम्पल हम बेहतर ढंग से समझ जाएंगे। जैसे आपको ये पता है कि जहाँ ये L और M हमने दे दिया है, और मान लीजिए कि T जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, और वो L और M जो पैरेलल लाइन है उसको इंटरसेक्ट किया। तो आपको पता है कि जैसे ही ये इंटरसेक्ट करेगा तो इसमें बहुत सारे एंगल बनेंगे। ऐसे आपको याद होना चाहिए कि 8 एंगल बनते हैं, 8। तो यहाँ पर हमारे पास इसका वैल्यू, एंगल 1 का वैल्यू हमारे पास दे दिया 55। आपकी मर्जी, आप इसका एंगल 1 नाम रखिए, या आप XYZ कुछ भी रख सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं क्या कि आपसे ये पूछा जा रहा है फिर कि रिमेनिंग एंगल, जस्ट लाइक यू कैन सी दैट एंगल, ये जो है मान लीजिए इसका नाम 3 दिया हुआ है, इसका नाम मान लीजिए 2 दिया हुआ है, और इसका जो वैल्यू है वो हो गया एंगल 4, ठीक है। तो इन सभी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि L पैरेलल M है, देन T इज ट्रांसवर्सल, देन एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3। वाई? तो यू कैन राइट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल 1 का वैल्यू जो है 55 डिग्री है, इसलिए ये भी वैल्यू एंगल 3 का भी होगा, यानी एंगल 3 इक्वल टू 55 डिग्री। क्योंकि अभी आपने देखा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, तो 1 और 3 क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे तो हमने नाम दिया था उसका 4, तो ये 4 और ये 5 इक्वल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग था। तो यहाँ पे हमने देखा कि कॉरस्पॉन्डिंग होने के कारण 1 का वैल्यू जो होगा वही वैल्यू हो जाता है 3 का। ठीक उसी तरीके से हम लोग अगर देखें कि अब हमारे पास निकालना है एंगल 2 का वैल्यू, एंगल 2 का वैल्यू क्या होगा, ये हमें अगर पूछ रहा है। तो एंगल 2 का वैल्यू यदि हमें निकालना है तो हम थोड़ा सा समझेंगे। आपको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये एक लीनियर पेयर बना रहा है। आप लोगों को गाइस पता होगा कि लीनियर पेयर क्या होता है। तो हम समझ रहे हैं एंगल 2 इक्वल टू व्हाट। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। आपने एडजेसेंट एंगल पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। कैसे? एडजेसेंट एंगल का जो डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट, नॉन कॉमन आर्म आर स्ट्रेट लाइन, तो हो जाएगा लीनियर पेयर। तो यहाँ पर देखिए ये एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पर वर्टेक्स जो है ये कॉमन हो गया, ये हो गया आपका कॉमन आर्म टी जो है वो, ये जो लाइन गया है आप पॉइंटर को देखें, पॉइंटर से आपको समझ में आ गया होगा। और ये अपोजिट रेज जो है वहाँ पे आप देखिए, इसको अगर हम इस तरीके से खींचे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप नॉन कॉमन आर्म जो है वो स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहा है, तो ये हो गया हमारे पास एक लीनियर पेयर, यानी वो 180 बनाएगा। तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 180, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू 55। तो हम यहाँ पर 1 की जगह पर क्या लिख देंगे, 55 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरीके से एंगल 2 का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल 55 डिग्री। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि एंगल 2 का वैल्यू फिर कैसे फाइंड होगा। तो 10 माइनस 5 तो देन 5 एंड 7 माइनस 5 यानी 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 एंड हेयर इज 1। सो आपको पता चल गया कि एंगल 2 का वैल्यू कितना हो रहा है, 125 डिग्री, 125 डिग्री। ये प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर समझिए कि फिगर से समझते हैं, अगर एंगल 2 का वैल्यू 125 डिग्री होता है और आप ये भी जान रहे हैं कि ये एंगल जो है एंगल 2 और एंगल 4 ये
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। अभी देख लीजिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर हमने बताया था, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर और ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो आप देख लीजिए कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन था, 1 और 8, यानी जो बाहर का एंगल था वो क्या था, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा, तो एंगल 4 हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। चूँकि यहाँ हम लिख सकते हैं angle 4 equal to angle 2, and you know angle 2 equal to 125, so angle 4 instead of angle 2 you will write 125. So now you have got you have already found the value of 1, 3 and 2 and 4. so आपको ये पता चल गया कि वैल्यू क्या होगा, 125 एंड आपने देखा कि आपका एक वैल्यू जो है 55 भी आया था। सो गाइस आप देख चुके हैं सारे एंगल का वैल्यू। अब हम लोग एक थोड़ा सा एक छोटा सा एक क्वेश्चन जो है लेते हैं, जो देखते हैं आप लोगों से बनता है या नहीं बनता। जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे बनाने का, उसके बाद फिर हम ही इसे सॉल्व कर देंगे। लेकिन आप एक बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद कॉपी पे सॉल्व करके देखिएगा, उसके बाद फिर आप लोग इस यहाँ से सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा। चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये एक पैरेलल लाइन है, ये हो गया आपका एक पैरेलल लाइन, ठीक है। इस पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसका कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि L और ये M, और इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन N इंटरसेक्ट किया। अब हमें हमारे पास दिया हुआ है कि इफ़ टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, क्वेश्चन है इफ़ टू पैरेलल लाइन, if two parallel line intersected by transversal line, if two parallel line intersected by transversal the bisector of any pair of alternate interior angle are parallel, so that bisector of any pair of bisectors of any pair bisector of any pair of alternate interior angle alternate interior angle are parallel। यानी ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझिएगा। इफ़ टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, इफ़ टू पैरेलल लाइन LINES, if two parallel lines intersected by transversal bisector of any pair of alternate interior angle are parallel। ये हमें प्रूफ करना है, थोड़ा सा इस बात को थोड़ा समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि अगर किसी दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो मान लीजिए कि
यहाँ पे हम लोग देखेंगे इफ़ टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, तो इंटरसेक्ट कर दिया ये ट्रांसवर्सल, बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट, तो आप देखिए ये अल्टरनेट एक हुआ, ये थोड़ा सा सही से कटा नहीं, 1 मिनट, फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं बेहतर ढंग से आ जाए। चलिए ऐसे ही खींच देते हैं। तो ये एक बाइसेक्टर हमने खींचा है, ठीक है, ये एक बाइसेक्टर खींचा है हमने, और इसका एक बाइसेक्टर खींच दीजिए। और हमें ये प्रूफ करना है कि इस एंगल यानी इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर जो खींचा गया है वो दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो मान लेते हैं कि ये एल और एम को एन जो है वो किसी एक एंगल जी और एच पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो रेज है जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एल जी एच को, उसका नाम मान लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर के है और ये एफ है, ठीक है। अब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। चलिए अब हमको प्रूफ क्या करना है कि ये बाइसेक्टर इसका पैरेलल होगा। तो गिवन क्या हो गया, गिवन हो गया हमारे पास L पैरेलल M एंड N is transversal, N is transversal। अब मान लीजिए कि G से कोई पॉइंट कोई रेज जो है वो बाहर की ओर निकला के, और वो एंगल मान लीजिए कि इसको हमने, चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं, फिगर तो फिर से बनाना पड़ेगा या फिर उसी को यूज कर लेते हैं। चलिए ये बाइसेक्टर है, तो आप प्रूफ करते हैं, इसको हम लोग प्रूफ में लिख लेते हैं। चलिए प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ में हम लोग देखते हैं क्या कि एंगल जी का बाइसेक्टर यानी एंगल, सबसे पहले तो ये लिख लें कि ये दोनों में दिया हुआ क्या है, गिवन में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यू नो, चूँकि L पैरेलल M, हेंस LGH, यहाँ देखिए LGH यानी LG और H, LGH। अब हम लोग समझते हैं क्या कि एंगल LGH GH, मान लीजिए कि ये पूरे एंगल को हम अगर कोई वैल्यू मान ले तो कोई शायद दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए ये एंगल 1 टोटल, ये पूरा और ये एंगल हम पूरा मान लेते हैं एंगल 2। तो अब क्या बोला है कि पैरेलल है, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये आ गया समझ में, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं।
अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलते हैं तो क्या बोला है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल 1, सो एंगल 1/2 इक्वल होगा एंगल 2/2 के। ऐसा नहीं करिएगा कि इसको काट दीजिएगा, ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। ये एंगल है, ये कोई डिजिट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल 1 का बाइसेक्टर खींचे हैं तो एंगल 1 को बाइसेक्ट कर दिया। चूँकि इसको हमने 2 से डिवाइड किया है इसलिए इसको भी 2 से डिवाइड करें, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डिवाइडिंग टू बोथ साइड, ठीक है। तो हम इनको 2 से डिवाइड किए। अब बताइए कि एंगल 1 का अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, बाइसेक्टर है चूँकि, तो इसका ये भी वैल्यू आ सकता है और ये भी आ सकता है, इस साइड वाला भी। तो हम मान लेते हैं कि ये और ये, तो चूँकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है इसलिए हाफ भी इसका बराबर होगा। तो एंगल 1/2 का वैल्यू हम नाम क्या दे सकते हैं, KGH, एंगल KGH इक्वल होगा किसके, तो यहाँ पे फिर नाम एक चाहिए GHF, GHF and these are alternate इंटीरियर। और आपको हमने ये बताया था कि किसी भी 2 पैरेलल लाइन को, यदि कोई भी 2 पैरेलल लाइन को कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन यदि इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होता है। और अभी हमने क्या दिखाया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसलिए लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो यहाँ हम उस आधार पे इसको पैरेलल कर देंगे, क्योंकि आपको तो पता है ना, पीछे हमने बताया है कि अगर किसी भी 2 पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो अभी हमने क्या दिखाया कि पहले ही दिखा दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसलिए लाइन पैरेलल। इसलिए GK पैरेलल HF, इसलिए GK पैरेलल HF। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि बाइसेक्टर जो होता है, किसी पैरेलल के इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जो होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये क्लास बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो भी इसमें डाउट होगा, अभी तो आपने थ्योरीज बेहतर ढंग से समझ ली है, और ये स्कूल वाली जो बुक होगी DAV वाली, उसमें भी आप अगर देखते हैं कोई क्वेश्चन, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर भी अगर कमेंट में देते हैं तो हम उसको पैरेलल लाइन वाले को बेहतर ढंग से सॉल्व करके आपको बता देंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे।